स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। खबर दिल्ली से मिल रही है। मायापुरी फेज 2 में एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई। आग कैसे लगी इसका कारण फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी है, जिसके बाद ही अंदाजा लग पाएगा कि आखिर आग लगी कैसे। आग की भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों से आप आसानी से लगा सकते हैं। आग की उठती ऊंची लपटें अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही है। ये पूरी फैक्ट्री आग के एक बड़े गोले में बदल चुकी है। आग की लपटें फैक्ट्री से बाहर निकल रही हैं, धू धू कर ये फैक्ट्री जल रही है। दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं आग के इस तांडव को जितना जल्द हो सके काबू में कर खत्म करने के। ये दिल्ली के मायापुरी फेज 2 से तस्वीरें सामने आई है। एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया है। बेहद डरावनी, दिल दहला देने वाली आग के तांडव की ये तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दमकल की 13 गाड़ियां इस आग को बुझाने की कोशिशें कर रही है। और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने के बाद आज नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया। 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पूरी टीम नई बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की टीम में शामिल सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी। पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी शामिल हैं जो नाराज चल रहे हैं। 5 विधायकों ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी भी इनमें शामिल हैं। इस्तीफे के करीब 1 घंटे बाद सबसे पहली शपथ भी उन्होंने ही ली। जिन 24 लोगों को शपथ दिलाई गई उनमें 10 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री हैं। बड़े चेहरों में राजेंद्र त्रिवेदी के अलावा जीतू वाघाणी शामिल हैं। कैबिनेट में 3 महिलाओं को भी जगह मिली। मनीषा वकील को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। निमिषा सुतार और कीर्ति वाघेला को राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में कहा, यूपी में एएपी की सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा, राज्य में किसानों को खेती के लिए बिजली पूरी तरह फ्री दी जाएगी। सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर फैसला लिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहला ऑफिस रक्षा मंत्रालय को मिला है। इसके तहत तैयार रक्षा मंत्रालय के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। यह ऑफिस कस्तूरबा गांधी मार्ग, सेंट्रल दिल्ली और अफ्रीका एवेन्यू, चाणक्यपुरी में स्थित है। ये दोनों बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत तैयार हुई है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आलोचकों को घेरा। कहा, सेंट्रल विस्टा पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया। आज देश देख रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे हम क्या कर रहे हैं। वक्त से पहले डिफेंस कॉम्प्लेक्स को बनाने का काम पूरा हुआ। पीएम मोदी ने कहा, हमने कामकाज की नई शैली अपनाई। मुझे 2014 में आपने सेवा का मौका दिया था। मैं सरकार में आते ही संसद भवन को बनाने का काम शुरू कर सकता था, लेकिन हमने यह रास्ता नहीं चुना। सबसे पहले देश के लिए जान देने वालों के लिए स्मारक बनाना तय हुआ। पीएम ने कहा, आजादी के तुरंत बाद जो काम होना चाहिए था उसे हम आज कर रहे हैं। देश के दफ्तरों को ठीक करने का बीड़ा उठाया। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। कहा, यह नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। पीएम ने कहा, 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हर तरह से मजबूत बनाने में जुटे हैं। एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने परिसरों में हो, वह कैसे संभव हो सकता है। पीएम ने कहा, आज जब ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी बड़ी भूमिका है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दौसा के धनावड़ में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का जायजा लिया। गडकरी के दौरे को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान सांसद जसकौर मीणा, किरोड़ी लाल मीणा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश समेत अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
दिल्ली से मुंबई तक करीब 1350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य का जायजा लेने खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आज इतिहास रचा। उसने भारतीय समयानुसार सुबह 5:33 पर पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष भेजा। नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। एनसीआरबी ने बुधवार को 2020 में हुए अपराधों का डेटा जारी किया। हत्या के मामले में यूपी टॉप पर, रेप के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। 2020 में हर रोज औसतन 80 मर्डर हुए। सबसे ज्यादा हत्या के मामले यूपी में आए। कुल अपराधों की बात करें तो 2019 के मुकाबले 2020 में क्राइम रेट में 28%, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा हत्या के मामले यूपी में आए। यूपी के बाद सबसे ज्यादा हत्याएं बिहार में हुई, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। राजधानी दिल्ली में पिछले साल 472 हत्याएं हुई। जिन लोगों की हत्या हुई उनमें 38.5% की उम्र 30 से 45 के बीच थी। राजस्थान में दुष्कर्म के मामलों को लेकर बने नए रिकॉर्ड पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, प्रदेश में अपराधी बेलगाम है। प्रियंका गांधी के यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने की खबरों को पार्टी के उच्च सूत्रों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर सकती है। खबर है, टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगाई है। एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप के पास ही थी। यूएनएचआरसी में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान और ओआईसी दोनों पर भारत ने जमकर निशाना साधा। कहा, पाकिस्तान को विश्व स्तर पर एक ऐसे देश के रूप में मान्यता दी गई है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को खुले तौर पर समर्थन देता है। पवन बाधे ने कहा, पाकिस्तान जैसे असफल देश से सबक की जरूरत नहीं है जो आतंकवाद का केंद्र है और मानवाधिकारों का सबसे खराब दुरुपयोग। पूरे यूपी में वायरल बुखार और डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। कई जिलों में हालात बेकाबू हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो गए। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार ने कहर बरपाया है। चिल्ली गांव में पिछले एक पखवाड़े के दौरान बुखार और अन्य बीमारियों से 6 बच्चों की मौत हो गई। कोटा में कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक फैल रहा है। 7 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। 4 दिनों बाद एक बार फिर नए कोरोना मामले 30,000 से ज्यादा दर्ज हुए। पिछले 24 घंटे में 30,570 नए केसेस आए। 431 की जान गई। 38,303 रिकवर हुए। केंद्र सरकार के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोगों से मुलाकात की। तेलंगाना में 6 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पूरे देश में हलचल है क्योंकि 2 दिन पहले ही तेलंगाना के श्रम मंत्री ने कहा था, ऐसे आरोपी को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। महाराष्ट्र में पुणे के नांदेड़ फाटा में इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसका शव बरामद किया गया। अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी समेत 43 लोगों को गवाह बनाया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने उम्मीद जताई कि विधानसभा फिर शुरू होगी। दरअसल सत्ता पक्ष की खासी किरकिरी हुई। धारीवाल ने आज फिर विपक्ष पर हमला बोला और कहा, विपक्ष के कारण ही स्पीकर को ऐसा फैसला करना पड़ा। बारां शहर के प्रमुख बाजार घंटाघर इलाके में उस वक्त सनसनी मची जब एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। व्यापारी बुरी तरह घायल हो गए। भरतपुर जिले के गुर्दा डांग में एक युवक को सांप ने काट लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर जिले की डी कुम्हेर रोड पर वैक्सीनेशन कैंप में जा रहे शिक्षक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, उनकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले के चक 4 KKSM में कुआं खुदाई के दौरान कुआं धंसने से 2 मजदूर दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाहपुरा थाना पुलिस ने गौवंश से भरा एक कैंटर पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ा। पंचायत के सरपंच और पंचायत समिति सदस्य ने मारपीट की और फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित ने जिला कलेक्टर और SP से न्याय की गुहार लगाई है।
जयपुर के माणक चौक थाना पुलिस ने शातिर ठग सुरेश को गिरफ्तार किया। सुरेश पर फर्जी पुलिस अधिकारी बन सराफा व्यापारी से 3.5 लाख रुपए ठगने का आरोप। कोटा के दादाबाड़ी हिट एंड रन मामले में सब इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है। ढीला रवैया अपनाने पर घनश्याम चौधरी को लाइन हाजिर किया गया। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कार और डंपर में जोरदार टक्कर हुई थी। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ा। भारी बारिश के कारण ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। मयूरभंज जिले के कई गांवों में पानी भर गया है। जिले के लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में आज भी जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली के आईटीओ में जाम लग गया। कई इलाकों में पानी भर गया। बूंदी के अक्तासा गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला की मौत को लेकर हंगामा जारी है। नाराज परिजन कल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार रात विधायक अशोक डोगरा, एसपी शिवराज मीणा और एडीएम एयू खान ने लोगों से मुलाकात की, समझाने की कोशिश की। बातचीत असफल रही। इसके बाद पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजर के नेतृत्व में लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों ने 10 लाख रुपए की मुआवजे और मृतक के एक परिजन को नौकरी देने की मांग की है और मांगे नहीं माने जाने तक धरने की चेतावनी दी। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भरतपुर की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। एक 315 बोर का देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उदयपुर की कोटड़ा थाना पुलिस ने दिन दहाड़े भारत फाइनेंस कंपनी से लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में कोतवाली के पास चोरों ने एक साथ 2 दुकानों को निशाना बनाया। लाखों की नकदी और सामान चुरा ले। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में इंडेन गैस के सप्लायर से लूटपाट का मामला आया। दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने सप्लायर से 52,000 रुपए लूट लिए। झुंझुनू के खेतड़ी में एक जंगली जानवर ने 22 भेड़ों का शिकार कर लिया। गांव में दहशत है। बारां जिले के परवन नदी के पास बलदेवपुरा गांव में नदी से निकल एक मगरमच्छ गांव के स्कूल के पास आ पहुंचा। ग्रामीणों ने पकड़कर वापस नदी में छोड़ा। सरिस्का पहुंचे वन मंत्री सुखराम बिश्नोई और श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। भरतपुर में आरपीएससी की ओर से कराई जा रही सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की परीक्षा के आखिरी दिन बस स्टैंड पर जमकर भीड़ देखी गई। बस स्टैंड पर बसों की कमी के कारण परीक्षार्थी अपनी जान जोखिम में डाल बसों से लटकते हुए सफर करते नजर आए। इस दौरान चोरी की वारदातों का सिलसिला भी बढ़ा दिखा। कई परीक्षार्थियों के बैग गायब हो गए, कई की जेब भी कट गई। अखिल भारतीय आतंकवाद निरोधक संगठन के अध्यक्ष एमएस बिट्टा रामदेवरा पहुंचे। बाबा रामदेव समाधि के एलईडी और सीसीटीवी कैमरों से दर्शन कर अमन चैन की कामना की। जालोर में 10वीं और 12वीं पास छात्रों को निःशुल्क मोबाइल रिपेयर प्रशिक्षण देने के लिए आरडी फाउंडेशन ने एम केयर अकेडमी का शुभारंभ किया। बांसवाड़ा शहर के राती तलाई क्षेत्र में भारत विकास परिषद ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्षता सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने की। बूंदी में रेलवे प्रशासन ने हादसे के बाद राहत बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की। बांसवाड़ा जिले और शहर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। झुंझुनू में कई गणेश प्रतिमाओं का आज गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर राजसमंद जिले के भीम कस्बे में गौ भक्तों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में बांशियाल खेतड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य में जल्द ही इको फ्रेंडली सफारी शुरू हो जाएगी। तैयारियों का जायजा लेने वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक शिखा मेहरा खेतड़ी पहुंची। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में प्राचीन भूड वाले हनुमान मंदिर जाने वाले रास्ते पर गंदगी और कीचड़ है। ग्रामीण आक्रोशित है। लेह के एक किसान सोनम स्टंजन थांगजुक इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सोनम पूरे लद्दाख में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के मिशन से खेती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 70 साल के बुजुर्ग विमल चंद्र जैन ने बिजली के बल्ब पर छेनी हथौड़ी से नक्काशी बनाने का हुनर दिखाया। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी दिखी। सेंसेक्स ने नया इतिहास रचा। पहली बार 59,100 और निफ्टी 17,600 के पार पहुंचा।
गणेश चतुर्थी के मौके पर देश भर में गणपति की स्थापना की गई, लेकिन गणपति की सबसे अच्छी मूर्ति देखने को मिली हरिद्वार के गीता भवन में। वहां भगवान गणेश वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियों के बीच श्रद्धालु तमाम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन त्योहारी मौसम की शुरुआत के लिहाज से लोगों में अब भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है और लोगों को इसी जागरूकता का पाठ पढ़ाने के लिए हरिद्वार में एक पूजा समिति ने अनूठा प्रयास किया। समिति के सदस्यों ने लोगों को जागरूक करने के लिए गीता भवन में वैक्सीनेशन थीम पर गणपति की स्थापना की और भगवान गणेश को वैक्सीनेशन के आकार की बोतल में बिठाया। हाथों में इंजेक्शन थामे गणपति की ये प्रतिमा इतनी सुंदर और जीवंत थी कि भक्त भी भाव विभोर होते नजर आए। गणपति की स्थापना करने वाली समिति के सदस्यों का कहना है कि लोगों में श्रद्धा के साथ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता आए, इसलिए इस साल गणपति पूजा की थीम वैक्सीनेशन रखी गई। हम गणपति जी के माध्यम से ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं, जो महामारी आजकल फैली हुई है कोरोना की, और जिसका तीसरी लहर का जो हल्ला मचा, जो कि बच्चों पे बहुत ही खतरनाक है। हम उसके भांति गणेश जी को हमने बाल रूप देके वैक्सीनेशन के अंदर हमने गणेश जी की स्थापना करी है, ताकि जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो प्लीज वैक्सीन से डरे नहीं और वैक्सीन को लगाएं। गणपति पूजा समिति के सदस्यों के मुताबिक मूर्ति को बाल रूप देने का उद्देश्य तीसरी लहर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक है, लिहाजा इसी खतरे को भांपते हुए भगवान गणेश का बाल रूप दिखाया गया। वर्ष भी गणेश जी जो हैं एक संदेश लेकर के आए हैं कि उनके हाथ में एक तो इंजेक्शन है और दूसरे हाथ में वैक्सीन है, और ये संदेश दे रहे हैं कि सभी जो है वैक्सीनेट हो जाएं, सबको वैक्सीन लगे और इस महामारी से सभी मुक्ति पाएं। जाहिर तौर पर हरिद्वार की इस पूजा समिति का प्रयास काफी प्रेरणादायक है। उम्मीद है लोग वैक्सीनेशन थीम पर बने बाल गणेश की प्रतिमा में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी, 16 सितंबर रात 8 बजे। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियां, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियां, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियां,
आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों? सवाल जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ आंकड़े तो परंपरा से पानी बचाओ मुहिम में अब बात प्रतापगढ़ की, जहां की बावड़ियां कभी लोगों की प्यास बुझाती थी, अब जल संरक्षण की इस बेशकीमती विरासत का वजूद संकट में है। बावड़ियां बदहाल हो गई हैं। बावड़ियों में गंदगी की भरमार, संकट में जल संरक्षण की विरासत, प्रतापगढ़ की बदहाल बावड़ियां, जल है तो जीवन है, दूषित नहीं करना जल, वरना बर्बाद हो जाएगा आने वाला कल। जी हां, गंदगी से अटी पड़ी ये बावड़ियां कुछ यही कह रही हैं। ये प्रतापगढ़ की बदहाल बावड़ियां हैं जो कभी शहर की शान हुआ करती थी। रियासत काल में राजाओं ने जल संरक्षण की अहमियत को समझा और पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए इन बावड़ियों को बनवाया था। शहर में कभी 22 बावड़ियां हुआ करती थीं जो शहर के बाशिंदों की प्यास बुझाती आ रही थीं, लेकिन संरक्षण के अभाव में करीब 10 बावड़ियों का वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया। जो बचा है उसके वजूद पर संकट है। प्रतापगढ़ शहर की प्यास बुझाने के लिए कभी यहाँ के राजाओं ने 22 बावड़ियों का निर्माण कराया था, लेकिन समय के साथ 10 बावड़ियाँ अब तक जमींदोज हो चुकी है और 12 बावड़ियाँ शेष बची है। शेष बची बावड़ियों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। लगातार प्रदूषित हो रही है बावड़ियाँ, अब पेयजल के काबिल भी नहीं बची है। दरअसल जाखम बांध बनने के बाद जब जाखम का पानी शहर में सप्लाई होने लगा, तभी से इन बावड़ियों की अनदेखी शुरू हो गई और हालत ये हो गई कि बावड़ियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। ये जो बावड़ी है यहाँ पर गुमानी राम जी की ओड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, रामद्वारा के बिल्कुल नजदीक लगती हुई। इस बावड़ी से पुराने समय में लोग यहाँ पे पानी भरने आते थे। पीने का बहुत स्वच्छ पानी है, आज भी पानी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या रखरखाव नहीं है। और अब ऊपर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ की भी गंदगी इसमें गिरती है, चमगादड़ों की जो विष्ठा है वो भी इसमें गिरती है। उसके बाद क्या है कि आसपास के जो लोग हैं वो इसमें फूल वगैरह जो भी कुछ प्लास्टिक वगैरह सब डाल देते हैं, तो ये हमेशा गंदी बनी रहती। यह बावड़ी नरसिंह घाट के नाम से जानी जाती है और इस बावड़ी का पानी पहले शहर के लोग पीने के उपयोग में लिया करते थे। उचित रखाव के नहीं होने के कारण ये बावड़ी का पानी दूषित होता जा रहा है। अगर इस समय रहते इस बावड़ी की दुर्दशा सही की जाए और इसकी साफ़ सफाई रखी जाए तो हो सकता है आने वाले समय में, और मान लो गर्मी के समय में अगर पानी की ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो यह बावड़ी का पानी शहर के लोगों के काम आ सकता है। इस पानी बावड़ी की सहज इतनी ज़बरदस्त से व्यर्थ पानी बहता रहता है। तो वहीं रियासत काल में बने दीपेश्वर तालाब की हालत भी अच्छी नहीं है। कभी ये तालाब एक अनुष्ठान का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब इसका पानी गंदा हो गया है। इसका सौंदर्यीकरण तो किया गया है, लेकिन तालाब को स्वच्छ बनाए रखने की व्यवस्था नहीं की गई।
को दीपेश्वर तालाब नाम दिया जाता है, कहा जाता है क्योंकि जाता था, नाला जाता था, पाल बनवा करके रियासत काल में काफ़ी समय पहले पाल बनवा करके इस तालाब का निर्माण जो दरबार थे उस समय उन्होंने करवाया था। और इस पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता था उस समय पानी पीने के उपयोग में सबसे ज़्यादा आता था, क्योंकि उस समय प्रतापगढ़ के आसपास कोई भी बांध नहीं था। ये बहुत ज़्यादा पीने के उपयोग में पानी नहीं लिया जा सकता है। उपयोग करने योग्य पानी है, जो गंदगी है। जरूरत है दीपेश्वर तालाब और शहर की बदहाल बावड़ियों की हालत सुधारने की, ताकि जल संरक्षण की इन बेशकीमती विरासत का वजूद बना रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रत्येक की रिपोर्ट। राजसमंद में मार्बल पर बढ़ी रॉयल्टी के विरोध, इससे 40,000 कामगारों पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। खतरे में मार्बल उद्योग, सरकार ने बढ़ाई मार्बल पर रॉयल्टी। विरोध में व्यापारियों ने किया काम बंद, हजारों कामगारों पर बेरोजगारी का संकट। राजसमंद के मार्बल माइंस ओनर्स राज्य सरकार के माल पर रॉयल्टी 21% बढ़ाकर 265 रुपए से 320 रुपए है और सरकार से बढ़ी हुई रॉयल्टी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि कोरोना का काल फ्री में है, जो रेट बढ़ाई है 264 रुपये से 320, ये एक बार वापस ली जाए और रॉयल्टी की दर को यथावत रखा जाए। राजसमंद में 1200 मार्बल की खदानें हैं, जिसमें 300 ग्रेनाइट खदानें, 3000 कटर, 500 मार्बल गैंगसा, 300 ग्रेनाइट गैंगसा कटर लगे हुए हैं और 40,000 श्रमिकों का रोजगार मार्बल खदान से जुड़ा हुआ है। मार्बल लोडिंग और माइंस में खनन बंद होने से हजारों मजदूरों पर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में कल बैठक, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने आपको बता दें कि अनिश्चित काल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। अब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच बैठक बुलाने को लेकर चर्चा हुई है। सरकार ने आग्रह किया कि आप अपना फैसला वापस लीजिए। सरकार ने विधानसभा को लिखित में अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाई है। सरकार के आग्रह पर विधानसभा ने भी अब सहमति जता दी है। अब कल सुबह 11 बजे फिर से बैठक शुरू होगी। तो अपने आप में इतिहास में शायद पहली बार इस तरह की घटना हुई जितने दिनों की। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कहानी संघर्ष